नमस्कार दोस्तों, आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत है। आज है 17 अप्रैल और हम डिकोड करने वाले हैं कुछ ऐसे ज़बरदस्त करंट अफेयर्स टॉपिक्स जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आज के इस डिस्कशन के बाद आई प्रॉमिस आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ऑपरेशन अपस्ट्रीम। नाम सुनने में काफ़ी कूल लग रहा है ना, पर इसका काम इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके जीएस पेपर 2 यानी गवर्नेंस के लिए एक पोटेंशियल हॉट टॉपिक है। तो आखिर ये है क्या भला और क्यों इतना शोर मचा हुआ है इसके बारे में? चलिए आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, खबर तो एक लाइन की है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा और हमारी सीबीआई, ये दोनों अब टीम अप कर चुके हैं। लेकिन उनका टारगेट कौन है, यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। उनका निशाना अब सिर्फ वो एथलीट नहीं है जो टेस्ट में पकड़ा गया, बल्कि वो पूरा का पूरा नेटवर्क, वो सप्लाई चेन है जो इन एथलीट्स तक बैंड सब्सटेंसेस पहुंचा रही है। और यही है सबसे बड़ा शिफ्ट। अब अप्रोच रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। मतलब अब प्रॉब्लम होने का वेट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम की जड़ पे ही वार करेंगे। पर सवाल ये उठता है कि इसकी ज़रूरत पड़ी ही क्यों? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक बहुत ही शॉकिंग पिक्चर दिखाते हैं। डोपिंग का सीधा मतलब है खेल में बेईमानी, एक अनफेयर एडवांटेज लेना। और अफसोस की बात यह है कि वाडा के ऑफेंडर लिस्ट में भारत लगातार तीसरे साल टॉप पर है। हमारा पॉजिटिविटी रेट 3.6% है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा है। ये आंकड़े हमारे देश की स्पोर्ट्स इंटेग्रिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। इस पूरी कहानी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला, वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इससे आप ग्लोबल वॉचडॉग समझ सकते हैं जो पूरी दुनिया में डोपिंग पर नजर रखता है। दूसरा है नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये हमारी अपनी भारत की बॉडी है। और तीसरा, ऑपरेशन अपस्ट्रीम। ये एक नया गेम प्लान है, एक नई स्ट्रैटेजी जो सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि उन सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स और स्मगलर्स पर फोकस करती है जो इस पूरे काले धंधे की जड़ हैं। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस रिफॉर्म्स और नाडा जैसी स्टैट्यूटरी बॉडीज की फंक्शनिंग पर सीधा सवाल बन सकता है। जीएस पेपर 4 एथिक्स में स्पोर्ट्स एथिक्स पर केस स्टडी के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो वाडा और सीबीआई का कोलैबोरेशन ग्लोबल कोऑपरेशन का एक शानदार उदाहरण है। और प्रीलिम्स के लिए तो वाडा, नाडा और इंटरनेशनल कन्वेंशंस ये एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, इनसे सवाल आते ही आते हैं। चलिए अब इस इनिशिएटिव का एक क्विक 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। इसके फायदे, जाहिर है भारत की स्पोर्ट्स इमेज सुधरेगी। ये एक प्रिवेंटिव अप्रोच है जो बीमारी होने से पहले ही रोकती है और ये क्रिमिनल नेटवर्क्स की कमर तोड़ देगी। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। ये सप्लाई चेन्स बहुत कॉम्प्लेक्स और सीक्रेट होती हैं और ग्रास रूट लेवल पर छोटे शहरों और गांवों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो आगे का रास्ता क्या है? हमें और सख्त कानून चाहिए और सबसे जरूरी, हमें अपने यंग एथलीट्स को स्कूल लेवल से ही एजुकेट करना होगा। चलिए अब प्रीलिम्स के लिए कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स। ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में डायरेक्ट मार्क्स दिला सकते हैं, तो इन्हें नोट कर लीजिए। वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। क्या नाडा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? जी हाँ, बिल्कुल है। नाडा एक्ट 2022 के अंडर बनी है और यूनेस्को का 2005 का कन्वेंशन वाडा को इंटरनेशनल रिकग्निशन देता है। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जो कुछ हमने पढ़ा है उसे एक एमसीक्यू से टेस्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसका फोकस एथलीट्स के बजाय सप्लाई चेन पर है। ये तो हमने अभी डिस्कस किया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसे वाडा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर इंप्लीमेंट कर रही है। हमने सीबीआई का एग्जाम्पल देखा, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। अब आते हैं मेंस पर, जहां आपकी असली एनालिटिकल स्किल्स का टेस्ट होता है। सवाल को ध्यान से देखिए, ये सिर्फ डोपिंग के बारे में नहीं है, ये उसे गवर्नेंस के इशू से जोड़ रहा है। तो आंसर लिखते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें। ऑपरेशन अपस्ट्रीम को सिर्फ एक स्कीम की तरह मत लिखना, इसे प्रोएक्टिव गवर्नेंस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल बनाकर पेश करना। बॉडी में आपको 3 डायमेंशंस कवर करने हैं, लीगल, एजुकेशनल और टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। और एंड में कंक्लूजन को एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करना, एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच की बात करके, जिसमें सबका रोल हो, सरकार, एथलीट्स, कोचेज और हम सब। चलिए अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियन इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। टॉपिक है भारत और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्स्ड लेबर कन्वेंशंस। मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर एग्जाम के लिए उतना ही जरूरी। तो हुआ यह है कि अमेरिका अपने एक पुराने कानून सेक्शन 301 के तहत भारत के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है।
भारत पर दो बड़े इल्जाम हैं। पहला कि हमारे यहाँ फोर्स्ड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी है, और दूसरा हमारे पास एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जिससे ग्लोबल मार्केट में दिक्कत हो रही है। अब भारत ने इसके जवाब में एक बहुत ही मजबूत पॉइंट रखा है। हमने कहा है कि हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO के कन्वेंशंस को मानते हैं और उनका पालन करते हैं। अब ये सेक्शन 301 है क्या चीज़? देखिए, ये यूएस ट्रेड एक्ट का एक प्रोविजन है जो यूएस गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी देश के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जांच कर सके, और अगर इल्ज़ाम सही पाए गए तो वो उस देश से आने वाले प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ यानी टैक्स लगा सकते हैं। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो ये इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए एक बड़ा ब्लो होगा। आइए इस टॉपिक से जुड़े कुछ की टर्म्स को क्विकली समझ लेते हैं। ILO UN की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में वर्कर्स के राइट्स के लिए काम करती है। फोर्स्ड लेबर का मतलब है किसी से डरा धमकाकर या जबरदस्ती काम करवाना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत ने फोर्स्ड लेबर को खत्म करने से जुड़े ILO के दो सबसे पुराने और फंडामेंटल कन्वेंशंस, कन्वेंशन 29 और कन्वेंशन 105, दोनों को रैटिफाई किया है, और यही इस पूरे मामले में भारत का सबसे बड़ा डिप्लोमैटिक वेपन है। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए मल्टी डायमेंशनल है, मतलब ये कई पेपर से जुड़ता है। GS पेपर 2 में ILO जैसी इंस्टीट्यूशंस और इंडिया की ट्रेड पॉलिसी पर सवाल आ सकता है। GS पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी पर टैरिफ्स के इम्पैक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। और प्रीलिम्स के लिए तो ये फैक्ट्स गोल्ड माइन है। ILO कब बना, इसका HQ कहाँ है, क्या भारत इसका फाउंडर मेंबर था, और इसके कोर कन्वेंशंस कौन कौन से हैं। तो अगर हम इस पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करें तो भारत का पक्ष काफी मजबूत है। ILO कन्वेंशंस का जिक्र करके हमने लीगल और मॉरल हाई ग्राउंड ले लिया है, लेकिन चैलेंज है अमेरिका का बढ़ता प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद, जिसका सीधा असर हमारे एक्सपोर्ट्स पर पड़ सकता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? पहला, अमेरिका के साथ बायलैटरल डायलॉग यानी आमने सामने बैठकर बात करना, और दूसरा, अपने डोमेस्टिक लेबर लॉज को और मजबूत करना ताकि फ्यूचर में कोई हम पर उंगली न उठा सके। प्रीलिम्स बूस्टर फैक्ट्स नोट कर लीजिए। ILO की स्थापना 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया ILO का एक संस्थापक सदस्य, अ फाउंडर मेंबर है। इतना ही नहीं, भारत ने चाइल्ड लेबर से जुड़े इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस 138 और 182 को भी रैटिफाई किया हुआ है। अब देखिए, ये सवाल सीधे सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया था। ILO के कन्वेंशंस 138 और 182 किससे संबंधित हैं? जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है ए, चाइल्ड लेबर। इससे आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक्स यूपीएससी के लिए कितने रेलेवेंट है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। मेंस के लिए इस एनालिटिकल सवाल को देखिए। ये पूछ रहा है कि बढ़ते प्रोटेक्शनिज्म के दौर में भारत ILO जैसी इंटरनेशनल कन्वेंशंस के प्रति अपनी कमिटमेंट का इस्तेमाल अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए कैसे कर सकता है। आपको अपने आंसर में डिप्लोमैटिक लेवरेज और मॉरल लेवरेज जैसे पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे, और कंक्लूजन में रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के इंपॉर्टेंस पर जोर देना होगा। हमारा तीसरा टॉपिक है CAFI 3 नॉर्म्स, और ये GS पेपर 3, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों के नजरिए से एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। खबर यह है कि सरकार 1 अप्रैल 2027 से और भी सख्त CAFE 3 नॉर्म्स लागू करने जा रही है। इसका ड्राफ्ट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE ने जारी कर दिया है, और इसका एक सिंपल सा गोल है, भारत में बिकने वाली गाड़ियों को और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाना, मतलब उनका माइलेज बेहतर करना। तो ये CA नॉर्म्स होते क्या हैं? इसका पूरा नाम है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। ये किसी एक कार मॉडल पर नहीं, बल्कि एक कार कंपनी द्वारा बेची गई सभी कार्स के एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी पर लागू होता है। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं: फ्यूल की खपत कम करना, गाड़ियों से निकलने वाले CO2 एमिशंस को घटाना, और तेल के इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता कम करना। अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है जो अक्सर एस्पिरेंट्स को होता है, CAFE नॉर्म्स और BS नॉर्म्स में फर्क क्या है? इसे सिंपल तरीके से समझिए। CAFE नॉर्म्स का फोकस है फ्यूल एफिशिएंसी यानी माइलेज पर, और ये CO2 एमिशंस को टारगेट करता है। इसे BEE इंप्लीमेंट करती है। वहीं BS नॉर्म्स का फोकस सीधे सीधे पोल्यूटेंट्स पर होता है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर। इसे CPCB इंप्लीमेंट करती है। तो एक माइलेज से जुड़ा है, दूसरा पोल्यूशन से। सिंपल। यूपीएससी के लिए इसकी इंपॉर्टेंस साफ है। GS पेपर 3 में एनवायरमेंटल पोल्यूशन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों से ये डायरेक्टली जुड़ता है। ये पेरिस एग्रीमेंट के तहत भारत के क्लाइमेट प्लेजेस को पूरा करने में भी हेल्प करता है। और प्रीलिम्स में BEE और CPCB जैसी बॉडीज और इन दोनों नॉर्म्स के बीच का फंडामेंटल फर्क पूछा जा सकता है। इसका एनालिसिस देखें तो फायदे साफ हैं। हमें साफ हवा मिलेगी, तेल के इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम होगी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इनडायरेक्टली बढ़ावा मिलेगा।
लेकिन चैलेंज ये है कि नई टेक्नोलॉजी अपनाने से गाड़ियों की कीमतें बढ़ सकती हैं और कंपनीज को एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? सरकार कंज्यूमर्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों को इंसेंटिव्स दे सकती है और इसे फेज्ड मैनर में यानी स्टेप बाय स्टेप लागू कर सकती है। प्रीलिम्स के लिए कुछ और बूस्टर फैक्ट्स याद रखिए। CAFE नॉर्म्स मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आते हैं क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंसी से जुड़े हैं, जबकि BS नॉर्म्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आते हैं क्योंकि ये पोल्यूशन से जुड़े हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत ने 2020 में BS5 को स्किप करके सीधे BS4 से BS6 पर छलांग लगाई थी, जो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। चलिए इस MCQ को सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि CFA नॉर्म्स पूरी फ्लीट की एवरेज फ्यूल कंजम्पशन को रेगुलेट करते हैं, जबकि BS नॉर्म्स इंडिविजुअल व्हीकल के पोल्यूटेंट्स को। ये बिल्कुल सही है, यही तो इनका फंडामेंटल डिफरेंस है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि CFA नॉर्म्स CPC भी सेट करती है, जो कि गलत है। हमने अभी पढ़ा CFA नॉर्म्स BEE सेट करती है, तो सही जवाब है A1 ओनली। मेंस का ये क्वेश्चन क्रिटिकली एनालाइज करने को कह रहा है, मतलब आपको प्रोज और कॉन्स दोनों बताने हैं। आपको एनवायरमेंटल गोल्स और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच के बैलेंस पर फोकस करना है। आप CFE नॉर्म्स के फायदे और चुनौतियां डिस्कस करेंगे, BS नॉर्म्स से इसकी तुलना करेंगे और कंक्लूजन में EVs और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे होलिस्टिक सॉल्यूशंस की बात करके एक बैलेंस्ड आंसर देंगे। और अब आज का हमारा आखिरी छोटा लेकिन प्रीलिम्स के आर्ट एंड कल्चर सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, विशु फेस्टिवल। यह हाल ही में न्यूज में इसलिए था क्योंकि फीफा ने लायनल मेसी की एक AI जनरेटेड इमेज पोस्ट की जिसमें वो विशु मना रहे थे। तो इसके की फैक्ट्स क्या हैं जो आपको याद रखने हैं? विशु एक पारंपरिक नववर्ष का त्योहार है। यह मुख्य रूप से केरला और कर्नाटका के तुलुनाडु क्षेत्र में मनाया जाता है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल है विशुकानी, जिसका मतलब है विशु की सुबह सबसे पहले देखी जाने वाली शुभ चीजें। इस पर एक बहुत ही सीधा और सिंपल सवाल बन सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, विशु किस राज्य का नववर्ष त्योहार है? इसका सीधा जवाब है C, केरला। प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। तो ये थे आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक्स। याद रखिए, UPSC में सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंसी। रोज पढ़िए और रोज रिवाइज कीजिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप डेली करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहें। इस सेशन का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगा। पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।